everyone, how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our third chapter of class 8, which is about chemical effects of electric current. चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इफेक्ट के बारे में ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So far, we have discussed in the previous classes about the heating effect and magnetic effects of electric current. लेकिन आज तुमको पढ़ना है एक और इफेक्ट जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं या फिर इनके इस फिनोमिना से क्या क्या नई नई चीजें या कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में है वो सब आज हमें डिस्कस करें. चलो, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. In your previous classes, you have studied about the electric current and some of its effects. The flow of electric charge through a conductor produces an electric current. In most cases, an electric current is produced due to the flow of electrons. ठीक है, देखो अब वही चीज है कि जब क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर, उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो. ज्यादातर जब भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वहां पे माना जाता है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है. ओके, so electrons flow from negative terminal to the positive terminal of a battery to the external circuit. External circuit यानी कि सर्किट के अगर आप बाहर देखोगे तो किसी भी बैटरी या किसी भी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? फ्लो होता है. बट कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन as the direction of flow of positive charges, that is from the positive terminal to the negative terminal of the battery. लेकिन कन्वेंशनली क्या माना जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है सर्किट के अंदर वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है. फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट का फ्लो माना जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक लिक्विड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी का एक और कंडक्टर जिसको हम लिक्विड बोलते हैं वो कैसे है और क्यों है वो डिस्कस करें. सम मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम are good conductors of electricity as they allow electric current to pass through them. Materials that allow passage of electric current through them are called conductors of electric current. Some materials like rubber, plastic, wood do not allow electric current to pass through them. The materials that do not allow passage of electric current through them are called insulators of electric current. See students, अब हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं. उनमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना अलाउ करते हैं. सच मेटल्स जितने भी होते हैं जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, सिल्वर, तो ये सभी ऐसे आपके क्या है, ये सब मेटल्स है यानी कि इनके थ्रू करंट इजीली फ्लो हो सकता है और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वहीं कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर, इनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, ये करंट को अलाउ नहीं कहते हैं टू पास थ्रू देम. एज सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ we can test whether a material is a conductor or not using a simple electric circuit consisting of a cell and a bulb connected by wire. अगर अब आपको किसी सबसेंस को चेक करना है कि वो एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो उसको आप बहुत ही एक बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर उसे यूज वहाँ पे उस सेटअप में रखकर आप उसको चेक कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक करंट सॉरी कंडक्टर है या इंसुलेटर है. वहाँ पे आपको बेसिक से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें आप क्या एक सेल ले लो, एक बल्ब ले लो और उन सभी को वायर से कनेक्ट कर दो और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उसके थ्रू करंट पास करके देख सकते हो. अगर उसके थ्रू करंट पास हो रहा है होगा यानी कि अगर वो कंडक्टर होगा तो बल्ब आपको ग्लो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट. नाउ टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करी जाए? द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. We have studied that the materials like iron, graphite, aluminum, etc. allow electric current to pass through them, while some others do not. So let us now test the electrical conductivity of some material. देखो अब एक टर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी एक सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो अपने थ्रू करंट को पास होने दे रहा है या नहीं, वो करंट को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू इट और नॉट. ठीक है, तो उस एबिलिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो अब किसी भी एक सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टेस्ट करना हम लोग सीखेंगे आज. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है. देखो क्या है एक्टिविटी, आपको देखना है कुछ सॉलिड मेटल्स की हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी चेक करने वाले हैं. यहाँ पे आपको एक ड्राई सेल लेना है, कंडक्टिंग वायर्स लेनी है और इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है. करना क्या है, टेक द ड्राई सेल एंड कनेक्ट कंडक्टिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब विद इट, कीपिंग मैचस्टिक अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इन द सर्किट. आपने एक ड्राई सेल लिया, ठीक है, उसको कनेक्ट कर दिया किससे, वायर्स के साथ और एक इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ, और बीच में आपने जो दो एंड थे वायर के, सर्किट के अंदर जो दो वायर के एंड थे उनके बीच में आपने कितना, एक मैचस्टिक के बराबर इतना डिस्टेंस रखा.
प्लेस द मटेरियल टू बी टेस्टेड। अब आपको जो भी मटेरियल टेस्ट करना है, ठीक है, उसको उस गैप के बीच में आप रख कर देखोगे। जैसे कि आपको अगर पेंसिल लेड रबर इरेजर इन द गैप मेकिंग श्योर दैट इट टचेस द एंड्स ऑफ द वायर्स एंड thus the circuit is completed। मान लो आपको क्या पेंसिल को चेक करना है, तो आप पेंसिल को ऐसे बीच में रखोगे, तो उस वायर का एक एंड यहाँ से टच कनेक्ट करना है और दूसरा वाला एंड यहाँ से कनेक्ट। दोनों ये ध्यान रखना है कि दोनों वायर्स के एंड आपके उस मटेरियल के दोनों एंड्स को टच करना चाहिए, तभी आपका सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन, द बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन द मटेरियल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बल्ब तभी ग्लो करेगा, वो बल्ब तभी लाइट अप करेगा अगर जो आपने मटेरियल नीचे फिट किया है वो अगर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो अलाउ करेगा ना खुद के थ्रू करंट पास होने को। ठीक है, चल। So we can also carry out this activity using different liquids. For testing a liquid, it is taken in a glass beaker and the two ends of conducting wire are dipped in the liquid, taking care that they do not touch each other. The electrical conductivity of the liquid is judged by observing whether the bulb lights up. Let us know about the electrical conductivity of pure water. अब आप इसी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, कुछ लिक्विड्स की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है या नहीं। अब उसमें करना क्या होता है कि जो भी आप लिक्विड को चेक करना चाह रहे हो उसको आप एक बीकर में लोगे और सेम सेटअप होगा आपका सर्किट का, बस उसमें जो दो एंड्स थे वायर्स के, उन दोनों एंड्स को आप उस कंटेनर या सॉरी उस बीकर के अंदर डिप कर दोगे जिसमें आपने वो लिक्विड दिया है और चेकिंग है। ये बहुत ध्यान रखना है कि जिन 2 वायर्स के एंड को आप उस बीकर के अंदर डाल रहे हो, वो 2 वायर्स एक-दूसरे को टच ना। सेम वही चीज़ है, उसके बाद आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद अगर वो बीकर के अंदर जो लिक्विड है, वो कंडक्टर होगा, यानी कि वो अपने थ्रू करंट को पास होने देगा और करंट को पास होने देगा, तो दैट मीन्स व्हाट? वो बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज़ नो। अब यहाँ पे हमको आपको एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें आप प्योर वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करने वाले हैं। सी, टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर, सेम आपको एक ड्राई सेल लेना है, कंडक्टिंग वायर्स देने हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ड्राई सेल विद कंडक्टिंग वायर्स, टेक अ बीकर एंड fill it about half with distilled water. Distilled water is pure water. Dip the open end of connecting wires in water. What do you see? You will see that the bulb does not light up. Why does the bulb not light up? सेम आपको क्या लेना है, वही इलेक्ट्रिक बल्ब, ड्राई सेल यानी कि जो सेल है, बल्ब है और कंडक्टिंग वायर सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद एक बीकर के अंदर आपको डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है। अब उस वायर के दोनों एंड्स को उस बीकर के अंदर डिप कर देना है और डिप करने के बाद अब आपको ये देखना है कि क्या बल्ब आपको ग्लो कर रहा है या नहीं। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो बल्ब आपको ग्लो नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सी, द बल्ब डज नॉट लाइट अप बिकॉज प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है ना कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है और जिनके थ्रू जिन सब्सटेंसेस के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, दैट मीन दे आर द इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लेस द प्योर वाटर विद सिंपल टैप वाटर। अब क्या करो, उस प्योर वाटर की जगह अब आप एक बार टैप वाटर रख कर देखो। यू विल फाइंड दैट द बल्ब लाइट्स। अब आप देखोगे कि बल्ब आपका लाइट अप हो जाएगा, यानी कि इट इज बिकॉज ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टैप वाटर के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, कुछ डिजोल्व्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है जो कि आपका एक गुड कंडक्टर माना जाता है, ठीक है? और जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा। Similarly, you can test the electrical conductivities of lemon juice and vinegar. You will find that both these liquids are good conductors of electricity. इस तरीके से आप लेमन जूस, विनेगर इन सब की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद यू विल ऑब्जर्व इट दैट दे बोथ आर आल्सो द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो ना, such as sodium chloride and potassium iodide are heated, the molten salts so obtained conduct electric current, that is they become good conductors. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, इनको आप हीट करो, हीट करने के बाद जो मेल्टेड फॉर्म आपको मिलेगी उसकी आप कंडक्टिविटी चेक करना, तो दे बोथ आर आल्सो द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. However, some substances that exist as liquid at room temperature such as alcohol, cooking oil, etc. do not conduct electric current, that is they are bad conductors. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, आपका ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये सब आपके इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि ये आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर किए जाते हैं। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम डिस्कस कर देंगे। चलिए, हैव यू एवर नोटिस दैट एनी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ लिक्विड? If you observe carefully, you can see that the gas bubbles are liberated at the two terminals dipped into the solution. What does this indicate? This shows that some chemical changes occur when electric current flows through liquid. देखो क्या बोल रहा है कि जब आप किसी लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो क्या आपको कुछ अजीब या कुछ नया ऑब्जर्व आप करते हो? यस,
यू विल ऑब्जर्व अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर, क्या कि वहां पे जिस भी जो आपने वायर के दो एंड्स को उस बीकर के अंदर ड्रिप किया था, जब आप इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो करवाते हो तो उस लिक्विड के वहां पे आपको क्या दिखेंगे, कुछ बबल्स की फॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है? अब वो बबल्स जो है, वो क्या है, क्यों है, वो देखना है। तो वो बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे हैं ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस। ठीक है? यानी कि जब आप उस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हो और अंदर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स अंदर कुछ केमिकल चेंजेस बन रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट टू ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस इन द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या, जब आप क्या इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट और जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या आते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। Liberation of gases is not the only indication of the chemical changes that occur during electrolysis. It can also be in the form of color change of the solution due to the formation of a new substances or deposition of a substance and the electrodes due to decomposition, etc. The requirements for the electrolysis process to take place are, see, सिर्फ गैसेस का फॉर्मेशन नहीं होता, वो जो आपको बबल्स बन रहे हैं, वो बबल्स किसकी वजह से बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस सच एज़ क्या गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए सिर्फ यही नहीं है इंडिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या कि हो सकता है आपका जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाए, ठीक है? उसके अलावा वो चेंज क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस उसके साथ कुछ नए सब्सटेंस जिनका डिकम्पोज़िशन हो जाता है ना? या फिर उनका डिपॉज़िट आप देख सकते हो, लेयर डिपॉज़िट हो रही है इलेक्ट्रोड्स के आस-पास। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू दिख सकते हैं। अब क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होता है। ये क्या है? इट इज़ अ वेसल इन व्हिच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ कैरिड आउट। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल सच एज़ ग्लास। क्या है? एक ऐसा वेसल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? ये यूजुअली हमेशा क्या लिया जाता है? एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल का वेसल लिया जाता है, जैसे कि ग्लास वगैरह। ठीक है? नाउ वी कम टू बैटरी। बैटरी आपको पता ही है, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी व्हिच प्रोवाइड्स अ करंट सप्लाई। फिर उसके बाद जो वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको क्या एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। नाउ नेक्स्ट वी टेक इलेक्ट्रोड्स। दीज आर द टू पोल्स बाय व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव द इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है कि दो पोल्स होते हैं, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक घेरा, एक घेरा। ठीक है? तो ये दो इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? यही इलेक्ट्रोड्स है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है? या उनसे बाहर निकलता है। दे आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल और ग्रेफाइट, या तो मेटल के बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी। द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इज कॉल्ड द एनोड एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड। ठीक है? ये यूजुअली जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो आपके बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको आप क्या, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको आप कैथोड। तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा एनोड और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा कैथोड। नेक्स्ट वी टेक आयंस। आयंस आर पार्टिकल्स दैट बियर इलेक्ट्रिक चार्ज। आयंस क्या है? आयंस वो पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं? बियर करते हैं। यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग कैटायंस बोलते हैं। यानी कि ये भी दो तरीके के होते हैं। दो आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इन्हीं का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को फ्लो करवाना या फिर इसको कैरी करना। ठीक है? चलो, नाउ आई कम टू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। When electrolyte is melted or dissolved in water, the atom or groups of atom form ion। जब आप किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हो? मेल्ट करते हो या फिर डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? आयंस बनाना शुरू करते हैं। आयंस आर पार्टिकल्स विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है? आयंस कैसे होते हैं? अभी बताया था, आयंस आपके वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, आयंस कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं तो इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना सॉल्यूशन के थ्रू। सोडियम क्लोराइड इज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या ले रहे हैं? सोडियम क्लोराइड को ले रहे हैं यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। When dissolved in water form sodium ions, cations with a positive charge, and chloride an ion with a negative charge.
अब आपने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसको जब आप इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बना लेगा, सोडियम आयंस बना लेगा। सोडियम आयंस क्या होते हैं, सोडियम आयंस आपके कैटायन होता है क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा ये एक और तरीके के आयंस बनाएगा, क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस क्या होता है, ये एक ऐसे आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो कुछ सोडियम आयंस बनेंगे विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड कुछ क्लोराइड आयंस बनेंगे विद अ नेगेटिव चार्ज। On electrolysis of sodium chloride, the sodium ions travel towards the cathode. जब फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो जो सोडियम के आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो किधर की तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द क्लोराइड आयंस ट्रैवल्स टू द एनोड। ठीक है, और वहीं जो क्लोराइड के आयंस होंगे वो किधर की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप बोलते हो। When the ions reach the electrodes, the electric charges are neutralized. जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस, सॉरी, जब जैसे आपके आयंस किसके पास पहुंच जाते हैं, अपने इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंच जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाते हैं, इनके न्यूट्रल हो जाते हैं। दैट इज cations accept electrons from the cathode to become neutral atoms and anions donate electrons to anode to become neutral atoms। यानी कि cations क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं कैथोड से, तब जाके वो न्यूट्रल एटम्स बनते हैं। और एनायंस डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसको, आपके एनोड को, टू बिकम न्यूट्रल एटम्स। द रिजल्ट इन दिस केस इज मेटालिक सोडियम और क्लोराइड गैस। फिर उसके बाद आपको क्या मिलती है, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल मिलता है। ठीक है, तो सोडियम अपीयर्स एट द कैथोड, सोडियम आपको कैथोड पे मिलेगा और क्लोरीन के बबल्स आपको दिखेंगे फ्रॉम दी एनोड। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो आपको यहाँ पे गिवन है क्या, NaCl, जो आपका सोडियम क्लोराइड था, इसको जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तब आपको सोडियम के आयंस मिले Na+ और कुछ आपको क्या मिले, क्लोरीन का आयंस Cl नेगेटिव। यानी कि कैथोड के पास क्या रिएक्शन होगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि Na बन जाएगा न्यूट्रल, और एनोड के पास क्या होगा, Cl नेगेटिव प्लस Cl यानी कि Cl2 बन जाएगा, जो कि अपने आप में न्यूट्रल एटम है। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाएगा? Pure water is a bad conductor of electricity. To make the water an electrolyte, a small amount of sulfuric acid is added to it. The resulting solution is called acidulated water. अभी आपको बताया था कि प्योर वाटर एक बैड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपको इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें हमने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया प्योर वाटर के अंदर। अब ये जो वाटर है ये है अब एक एसिडुलेटेड वाटर, क्योंकि इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया गया है। The acidulated water is taken in a voltmeter consists of platinum electrodes। फिर इस वाटर को हमने एक वोल्ट मीटर में लिया। ठीक है, उस वोल्ट मीटर के अंदर क्या थे, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स थी। A test tube filled with acidulated water is inverted over each electrode as shown in the figure. Electrolysis is carried out by passing an electric current through the electrode। फिर उसके बाद आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसी वाटर को, एसिडुलेटेड वाटर को फिल किया और इसको ऐसे इन्वर्ट करके आप इसके ऊपर रख दोगे, हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दोगे, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, देखो इस फिगर इस तरीके। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयंस, जिनको आप OH नेगेटिव आयंस बोलते हो, दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। फिर इसमें से क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस निकलेंगे, यानी कि OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे जो एनोड की तरफ जाएंगे एंड लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम OH एटम, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे क्या बनने के लिए, OH एटम बनने के लिए। These OH atoms combine to form water। तो ये सारे OH atoms combine होते हैं वाटर बनाने के लिए एंड ऑक्सीजन गैस साथ में लिबरेट होती है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एवरी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट द एनोड, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर लिबरेटेड एट द कैथोड। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा रहे हो, हर एक ऑक्सीजन के वॉल्यूम के साथ जो आपको कहाँ मिल रहा है, एनोड के साथ मिल रहा है, 2 वॉल्यूम किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे, जो आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। यानी कि हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलेगी आपको एनोड पे। द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडेटेड वाटर आर एस कॉल्ड। तो कैसे रिएक्शंस होंगे, कुछ आपके ही होंगे। कैथोड पे बेटा H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन जाके क्या बना देगा, उसको H नेगेटिव बना देगा, और H प्लस H क्या बन जाएगा, फिर आगे H2 बन जाएगा। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस नेगेटिव थे, यानी कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि अब वो OH बन गया, यानी कि उसमें से नेगेटिव आयन जा चुका है। 4OH gives 2H2O plus O2 और 2H2O gives 2H2 plus O2। चलो, नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या-क्या यूजेस हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस हैज यूजफुल एप्लीकेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस आपको गिवन है, जैसे कि सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन। Many metals like aluminium and sodium are extracted from their ores by using electricity।
बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमीनियम, सोडियम, इनको हम इनकी ओर से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द मेटल ओर्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इन मोल्टन ओर्स से जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है? नाउ वी कम टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये क्या है? द रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल such as copper, gold, silver and lead is done by using electricity. It is called electro refining. क्या? जब मेटल्स की रिफाइनिंग करी जाती है या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स का प्योरिफिकेशन किया जाता है, क्या यूज करके? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, इन सभी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब इनकी रिफाइनिंग करी जाती है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो रिफाइन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ये एक मेथड है ऑफ कोटिंग अ मेटल दैट इजीली कोरोड्स विद अ मेटल दैट डज नॉट कोरोड इजीली। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ये एक मेथड है जहाँ पे आप एक मेटल के ऊपर कोटिंग करवा देते हो आसानी से, है ना? और उस मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग करवाते हो जो आसानी से कोरोड नहीं होता। यानी कि जो मेटल कोरोड हो जाता है उसको सेव किया जाता है किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करवा के जो कोरोड नहीं, है ना? और ये जो प्लेटिंग करवाई जाती है, ये किसके थ्रू करवाई जाती है? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट को। चलो, नाउ वी कम टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यही टॉपिक हमें पढ़ना है एक बार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कैरिड आउट इन अ वेसल कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ मेटल दैट इज टू फॉर्म अ कोट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक वेसल के अंदर किया जाता है, ठीक है? उस वेसल के अंदर उस कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया जाता है, उस मेटल के कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसका आपको क्या कराना है? कोट बनाना है। A rod of the plating metal and the object to be plated are immersed in the solution. ठीक है? जिस मेटल की प्लेटिंग करवानी है उसकी रॉड और जिस मेटल के ऊपर प्लेट करवानी है उस ऑब्जेक्ट को, दोनों को ही उसके अंदर डाला जाता है सोल्यूशन के अंदर। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है? जिस ऑब्जेक्ट को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आप बैटरी के कौन से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। एंड द रॉड ऑफ प्लेटिंग मेटल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जिस मेटल की प्लेटिंग करवानी है वो जो रॉड आपने ली है उसको आप कनेक्ट करोगे किसके? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। चलो आगे। द ऑब्जेक्ट सर्व्स एज कैथोड। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ कैथोड काम करेगा और रॉड कैसे काम करेगी? एज एन एनोड काम करेगी। Electrolysis takes place by applying an electric current through the electrodes and the positive ions get deposited on an object as element thus forming a coating। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आप उसके थ्रू फ्लो करवा रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा? अब वो जो इलेक्ट्रिक करंट कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास, वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास होगा और जो पॉजिटिव आयंस है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे एज एन एलिमेंट, यानी कि इसके ऊपर क्या हो गई है? एक कोटिंग बन चुकी है। ओके, इस तरीके से किया जाता है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? देखो, सबसे पहले डेकोरेशन प्रोसेस। डेकोरेशन प्रोसेस क्यों यूज किया होता है? यानी कि डेकोरेटिव आइटम्स आर ऑफन प्लेटेड विद थिन लेयर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ग्लिटरिंग अपीयरेंसेस। ठीक है? जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनके ऊपर प्लेटिंग करवाई जाती है। ठीक है? किसकी? थिन लेयर, यानी कि पतली सी लेयर गोल्ड या सिल्वर वगैरह की थिन प्लेटिंग इसके ऊपर करवाई जाती है सो दैट एक ग्लिटरिंग अपीयरेंस मिले। एग्जाम्पल, क्रॉकरी के ऊपर प्लेटिंग करवाई जाती है सिल्वर की, ज्वेलरी के ऊपर करवाई जाती है कुछ चीप मेटल्स की, है ना? चलो, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी करवाई जाती है। द आर्टिकल्स मेड ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स सच एज आयरन गेट रस्टेड ऑफन, so to protect them they are electroplated with less reactive metal। देखो, क्या होता है? वो आर्टिकल्स या वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपके कुछ ऐसे मेटल्स के बने हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं, उनके ऊपर हम लोग मेटल की प्लेटिंग करवा देते हैं। ऐसे मेटल की प्लेटिंग करवा देते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं सो दैट वो हाई रिएक्टिव मेटल प्रोटेक्टेड रहे। निकल एंड क्रोमियम आर वाइडली यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। निकल, क्रोमियम ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आयरन इज प्लेटेड विद क्रोमियम इन सम पार्ट ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग रस्ट। अब क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है? कि उन बाइसाइकिल्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो आयरन के पार्ट्स हैं उनके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाएगी क्रोमियम की। ठीक है? जो बाइसाइकिल में यूज करते हैं और आयरन के पार्ट जो आपके कार वगैरह में या ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है उनके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है किसकी? आपकी क्रोमियम वगैरह की, सो दैट विल बी कहने लगे रस्ट ना लगे। ठीक है? Iron can be protected against rusting by electroplating with nickel. Brass articles are electroplated with chromium to protect them from getting rust। ठीक है? आयरन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो रस्टिंग से, क्या करके? उसकी निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के। ब्रास के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है क्रोमियम के साथ सो दैट इनको रस्ट ना लगे। टिन के जो कैन होते हैं जिसमें आप फूड वगैरह स्टोर करते हो, इनके ऊपर भी प्लेटिंग होती है।
ठीक है? टिन ऑन टू आयरन, यानी कि आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग होती है। इसकी वजह से फूड क्या नहीं होता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, किसके साथ? आयरन के साथ, क्योंकि आयरन एक हाइली रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आप उसके अंदर डायरेक्टली फूड आइटम्स रखोगे, तो फूड भी आपका क्या हो जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। Iron used in bridges and automobiles is nickel-plated with zinc to protect iron from rusting. ब्रिज वगैरह में या आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जितना भी आयरन यूज हो रहा है, क्योंकि आयरन काफी रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। यहाँ पे भी इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी जाती है जिंक के साथ या आयरन, so that to protect it, है ना? Electroplating is also used in the manufacture of printed circuit board used in computers, टीवी, etc. ठीक है? आपके जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं इसमें कंप्यूटर, टीवी वगैरह में, इनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है। Now we come to the last topic which is known as electro-refining. The process of purifying metals using electrolysis is called electro-refining. ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं कि मेटल्स को जो प्योरीफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको इलेक्ट्रो-रिफाइनिंग कहा जाता है। A thick block of impure metal is taken as the anode. क्या लिया जाता है? जो भी impure metal है, उसका एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक लिया जाता है, उसको आप एनोड कंसिडर करते हो। उसके अलावा एक पतली सी रॉड ली जाती है उस प्योर मेटल की, है ना? उसको आप बोलते हो कैथोड। A solution of the salt of the metal is used as an electrolyte in this process. ठीक है? वो मेटल जिसको आपको प्योर करना है, उसका सॉल्यूशन लिया जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, द इम्प्योर मेटल यूज्ड एज एनोड स्लोली गोस इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है? फिर जब आप अब इस पूरे सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं सॉल्यूशन का, तो जो इम्प्योर मेटल जिसको आप एज एन एनोड यूज कर रहे थे, वो धीरे-धीरे कहाँ जाता है? सोडियम के पास चला जाता है, सॉरी सॉल्यूशन के पास चला जाता है, और जो प्योर मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है उस पतली सी मेटल रॉड पर जिसको आपने एज एन कैथोड लिया था। ठीक है? एज अ रिफाइनिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, impurities in the metal block settle down at the bottom of the container or dissolve in the solution. जैसे जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस होता जाएगा, उस मटेरियल के अंदर जितनी भी impurities थी उस मटेरियल के ब्लॉक के अंदर, वो सारी की सारी नीचे उस सोल्यूशन का जो बीकर आपने लिया है उसमें नीचे सेटल होती चली जाएंगी, या बोलो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी। कॉपर इज रिफाइंड इंडस्ट्रियली यूजिंग दिस प्रोसेस। कॉपर की रिफाइनिंग बेसिकली ऐसी ही करी जाती है इंडस्ट्रीज में, है ना? A thick block of impure copper is used as an anode. क्या लिया जाता है? एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक लिया जाता है जो कि कॉपर का होता है, लेकिन कैसा होता है? इम्प्योर होता है। उसको आप एज एन एनोड लेते हो। उसके बाद एक पतली सी कॉपर की रॉड ली जाती है जिसको आप कैथोड मानते हो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना? फिर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी दे गो इनटू द सोल्यूशन, वो सारी सोल्यूशन में चली जाती है, और जो प्योर कॉपर है इट गेट डिपॉजिटेड ऑनटू द थिन कॉपर रॉड, और जो प्योर कॉपर होगा वो सब कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? उस पतली सी कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से क्या कराई जाती है? इम्प्योर मेटल्स की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराई जाती है, यानी कि उनको प्योर बनाया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। Hello students. So we have discussed the all topics of this chapter, electrolysis, electro-refining, सभी हमने डिस्कस कर लिए। I hope you all are understood with this chapter very well. So that's all for the chapter. Thank you everybody.